नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से कक्षा 6 के लिए पाठ 14, जिसका नाम है लोकगीत। देखो, लोकगीत, लोक चाहे आपने सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन गीत शब्द आप सबने सुना होगा। क्यों? क्योंकि देखो, हम भी अपने घरों में जैसे कोई विशेष अवसर होता है, कुछ घर में कीर्तन करवाते हैं, खुशी का मौका होता है, शादी का अवसर होता है, ठीक है, तो घरों में स्त्रियां जो हैं वो गीत गाती हैं, ठीक है। तो जो ये पाठ है लोकगीत यानी लोगों के गीत, ठीक है। तो इस पाठ में इन्हीं गीतों की चर्चा की गई है कि लोकगीत का भी अस्तित्व होता है। भले ही शास्त्रीय संगीत जो होते हैं उनसे ये कम प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है, लेकिन लोकगीतों का भी अपना महत्व होता है। हर जगह के अलग अलग लोकगीत होते हैं, हर भाषा के अलग अलग गीत होते हैं। तो इनके इस पाठ के जो लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी, उन्होंने इस पाठ में लोकगीतों की विशेषताएं बताई हैं कि कैसे जो है लोकगीत हमारे जीवन का एक अतुल्य अमूल्य हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। देखो, जैसे घरों में, गांव में, नगरों में यहाँ की जो जनता होती है वो क्या करती है, अपनी खुशी को दर्शाने के लिए हर भाषा के लोग, चाहे वो कहीं पर भी रहते हैं, पंजाब के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के, तो सब अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से वो लोकगीतों का निर्माण करते हैं। और जो ये लोकगीत होते हैं ना, इनको बनाने के लिए, इनकी रचना के लिए किसी विशेष लेखक की आवश्यकता नहीं होती है। लोग जो हैं, स्त्रियां जो हैं, वो खुद ही इन गीतों का निर्माण करती हैं, उनकी रचनाएं करती हैं, उनके लिए धुन तैयार करती हैं, वो सब कुछ अपने आप ही करते हैं, ठीक है। इसलिए जो ये लोकगीत हैं वो हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। इनके जो रचनाकार होते हैं वो कोई विशेष व्यक्ति नहीं होते हैं, वही आम व्यक्ति होते हैं हम सबके बीच में, और अधिकतर गांव के लोग होते हैं जिन्होंने इन लोकगीतों का निर्माण किया है। और इन लोकगीतों को गाने के लिए कोई ज़्यादा यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है कि बहुत बड़े बड़े वाद्य यंत्र इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, नहीं, बांसुरी, ढोलक, सिर्फ इन चीज़ों से भी इन लोकगीतों को गाया जा सकता है। देखिए, लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, ओरावम, भील, संताल आदि, मतलब हमारे देश का हर छोटे से छोटा हिस्सा, हर ऐसा हिस्सा जहाँ जो हमने कभी नहीं सुना हो, लेकिन वहाँ पर भी ये लोकगीत प्रचलित होते हैं। जो लोकगीत, मान लो हरियाणा है, हरियाणा में औरतें जो है लोकगीत गाती हैं। शादी का अवसर है, किसी के घर में खुशी का अवसर आया है तो गीत गाती हैं, उन्हीं को लोकगीत कहते हैं। तो इसी तरह वो हरियाणवी भाषा में गाते हैं। मान लो पंजाब में किसी के घर गीत गाए जाते हैं तो वो पंजाबी भाषा में गाए जाते हैं। तो देश के हर क्षेत्र में लोकगीतों का बहुत महत्व है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत होते हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं, ठीक है। शास्त्रीय संगीत से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता है। हर जगह के गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा यानी सबके अपने अपने गीत होते हैं, ठीक है। और उन सबको गाने की सबकी विधियां भी अलग अलग होती हैं, तरीके भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए हर लोकगीत का अलग अलग नाम पड़ जाता है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में ही। देखो, असली जो लोकगीत गाए जाते हैं वो तो गांव में ही ज़्यादा होता है, और इनकी रचना भी कौन करता है, गांव के लोग ही करते हैं। शहरों में आते आते लोग जो है धीरे धीरे लोकगीतों को छोड़ देते हैं और वो शास्त्रीय संगीत या पाश्चात्य संगीत, जो आजकल गाने आए हुए हैं उनको पाश्चात्य संगीत बोलते हैं, तो उनमें जो है लोग ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे वो छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी, बिहार के पश्चिमी जिलों में भी ये लोकगीत गाए जाते हैं, ठीक है। और ये गीत पंजाबी में, ढोला मारू आदि गीत राजस्थानी में, मतलब हर
क्षेत्र के अलग अलग उन्हीं की भाषा में लोकगीत प्रचलित होते हैं। इन देहाती गीतों की रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। देखो अब क्या है, जो आजकल जो शास्त्रीय संगीत होता है वो सिर्फ हम एक मन की हमारी कल्पना होती है, कुछ सच्चाई भी होती है, लेकिन जो हमारे ये देहाती गीत होते हैं, जो हर क्षेत्र के अपने अपने देहात से जो गीत आते हैं, लोकगीत जो बनते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारी रोज के जीवन से ही लिए जाते हैं। उनमें वो सारी सच्चाई होती है जो हमारे जीवन में चलती है। ठीक है, तो इसलिए इन गीतों को सिर्फ हम कल्पना नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है जीवन की रोजमर्रा की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के ऊपर बनाए गए होते हैं। इनकी भाषाओं के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े ही आनंददायक होते हैं और ये गीत जो है बहुत आकर्षक लगते हैं। ये देखो यहाँ पर जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पर देखो ढोलक वगैरह लेके बैठ जाते हैं, आग के चारों तरफ हाथ सेकते हैं और सब अपने अपनी भाषाओं में गीत गाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका मनोरंजन होता है। भोजपुरी में भी करीब 30 से 40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। 30-40 वर्ष पहले ही भोजपुरी में भी लोकगीत गाए गए हैं विदेशिया। ठीक है, और इनको गाने वाले जो हैं वो गांव-गांव में फिरते रहते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार के विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। मतलब जहाँ विदेशिया लोकगीत गाया जाता है वहाँ पर वही ज़्यादा लोकप्रिय है, इसके बजाय शास्त्रीय संगीत या पाश्चात्य संगीत इतना प्रसिद्ध नहीं है। जंगल की जातियाँ होती हैं, उनके भी अपने अपने दल गीत होते हैं। ठीक है, पुरुष एक ओर और स्त्रियाँ दूसरी ओर बैठकर गीत गाते हैं और एक दूसरे को ताना मारते हुए, एक दूसरे की बातों का जवाब देते हुए, वो किस में जवाब देते हैं, वो गीत गा गा कर जवाब देते हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आहला के हैं। ये गीतों के नाम हैं, जैसे विदेशिया था वैसे ही आला। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। ठीक है, शुरुआत तो इनकी चंदेल राजाओं के राज कवि ने की थी, लेकिन अब जो हैं ये वहाँ के इलाकों में वहाँ के देहाती लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। स्त्रियां जो है इतने गीत गाती हैं, इतने खुद उनकी रचनाएं करती हैं, बहुत बड़ी संख्या में होती हैं, अनंत यानी जिसका कोई अंत ही ना हो। तो ये गीत भी लोकगीत ही अधिकतर इन्हीं औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं, मतलब इन्हें संवारती भी वही हैं, उनकी धुन भी वही तैयार करती हैं। ठीक है, क्या वैसे मर्द रचने वाले और गाने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें गाती हैं, मर्द भी गीत गाते हैं। हर एक क्षेत्र का अपना एक फेमस होता है। जैसे हरियाणा में सांग बहुत गाया जाता था पहले, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वो मर्दों के द्वारा ही गाया जाता था। ठीक है, त्योहारों पर क्या करती है, नदियों में नहाते समय, नहाने के लिए जाते समय या आते समय रास्ते में स्त्रियां जो है इन गीतों को गाती हैं और अपने मन को आनंदित करती हैं। प्राचीन काल से ही वो गीत गा रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने अपने ग्रंथों में उनका जिक्र किया है कि लोकगीत गाए जाते हैं। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से ही कुछ हैं। ठीक है, विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, वो बांध कर गाए जाते हैं। देखिए, गीत जो होते हैं ना, वो एक इंसान नहीं गाता है, हमेशा जो है लोकगीत समूह में बैठकर, ग्रुप में बैठकर ही गाए जाते हैं, अकेला व्यक्ति उनको नहीं गाता है। क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं जब मिलकर गाते हैं तो उनके कंठ से आवाज़ एक साथ निकलती है और वो एक जो है लय बन जाती है, एक धुन बन जाती है उनके लिए। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर, खुशी से दल बांधकर यानी समूह में इकट्ठा होकर इन गीतों को गाती हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ कुछ नाच भी होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन जो है वो गरबा है। तो जो गरबा है वो भी एक तरह का लोकगीत ही है, जिसमें हम गाते गाते नृत्य भी करते हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है, मतलब बहुत तरह तरह के होते हैं,
जीवन जहाँ इठला इठला कर चलता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। मतलब हमारा देश जो अनूठी संस्कृतियों का एक मिलन है, जहाँ पर अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर अनेक संस्कृतियों के, अनेक भाषाओं को जानने वाले लोगों के लोकगीत भी हैं, जिनका प्रयोग वो अपने मन को आनंदित करने के लिए करते हैं और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए करते हैं। तो भगवत शरण उपाध्याय जी ने इस पाठ में लोकगीतों के द्वारा जो है उन देहाती लोगों का जिक्र किया है जो अपने मन को आनंदित करने के लिए उन्हें किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने ही कंठ से आवाज़ निकाल कर उनको गीतों का रूप देते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। देखो सबसे पहला प्रश्न है कि निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा करी गई है। तो प्रस्तुत निबंध में लोकगीतों का इतिहास, उनकी रचनात्मक, ठीक है, उनकी जनता में कितनी लोकप्रियता है, स्त्रियों के लोकगीतों में क्या योगदान है, ठीक है, उनके प्रकार कैसे हैं, वो किस किस भाषाओं में है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोकगीतों के इन्हीं पक्षों को उजागर किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। देखो अब हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत एक तो सावन के महीने में गाए जाते हैं, किसी भी त्योहार, विवाह, जन्मोत्सव, प्रेमी प्रेमिका को छेड़ने, ठीक है, ये सारे गीत होते हैं। पनघट नदी पर या कुएं पर जब हम पानी लेने जाते हैं स्त्रियां, तो तब जो है वो गीत गाती हैं। अगला प्रश्न है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं, तो तुम लोकगीतों की क्या विशेषताएं बता सकते हैं। अगर आपने सुना है या मैंने सुना है तो हम क्या विशेषताएं बता सकते हैं। देखो तो लोकगीतों की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। लोकगीतों को सुनने से ही हमें अपने मिट्टी से जुड़ाव होने का पता चलता है। मतलब लोकगीतों से पता चलता है कि हम अपनी मिट्टी से कितने जुड़े हुए हैं। लोकगीत हमें गांव के जीवन से परिचित करवाते हैं। ज़्यादातर लोकगीत जो है वो देहाती एरिया से आते हैं, देहाती लोग उनकी रचना करते हैं, तो इससे हमें अपने गांव के जीवन के बारे में पता चलता है। इनके साथ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र भी बहुत ही सरल होते हैं, साधारण होते हैं, और इन गीतों से मन में उत्साह और उमंग का संचार होता है। इन गीतों को गाने के लिए किसी विशेष ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये भी एक विशेषता है कि इनको सीखने के लिए हमें कोई विद्या ग्रहण नहीं करनी पड़ती है। ये सरल और सहज होते हैं और इनके रचनाकार स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं। अगला है, पर सारे देश के डैश अपने अपने विद्यापति हैं। तो यहाँ डैश डैश का मतलब है कि यहाँ से पर सारे देश से लेकर अपने अपने विद्यापति हैं, यहाँ तक इन लाइनें जो दी गई हैं इनका क्या अर्थ है। तो देखो, कवि विद्यापति बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। आज भी विद्यापति पूरब में हमें सुनने के लिए मिलते हैं, परंतु यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि अपने अपने इलाके में जो लोग, मतलब विद्यापति गायक है एक, ठीक है, कवि है एक, तो बहुत किस्मत वाले होते हैं जो उनको सुन पाते हैं। लेकिन यहाँ अपने अपने विद्यापति कहने का अर्थ है कि जिन लोगों ने स्वयं इन लोकगीतों की रचना की तो वो अपने अपने क्षेत्र के विद्यापति जैसे प्रसिद्ध हो गए हैं, उनकी प्रसिद्धि लोगों तक पहुंच गई है। और अब है इस पाठ का आखिरी प्रश्न कि क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव और कबीलों में ही होते हैं, शहरों में कौन से लोकगीत होते हैं। देखो, लोकगीत और लोक नृत्य गांव या कबीलों में ही प्रसिद्ध नहीं है, शहरों में भी हैं। शहरी जीवन जो है आजकल देखो बहुत व्यस्त हो गया है, ठीक है, इसीलिए लोकगीत गांव में ज़्यादा प्रसिद्ध रहते हैं, गांव में ज़्यादा उनकी वैल्यू होती है। शहरी जीवन व्यस्त हो गया है, सब अपने काम पर चले जाते हैं, शहर में जगह की कमी पाई जाती है, इसलिए लोग समूह में इकट्ठा होकर नहीं बैठ पाते हैं। परंतु कुछ खास अवसरों जैसे विवाह, त्योहार, कोई भी खुशी का अवसर होता है तो यहाँ पर भी लोग अपने अपने गाँव से कलाकारों को लेकर आते हैं, लोक नृत्यकों को बुलाते हैं और लोकगीतों के द्वारा अपनी खुशी को चारों तरफ फैलाते हैं। मतलब बिजी होने के बाद भी, इतना व्यस्त जीवन होने के बाद भी कभी कभी खुशी के अवसरों पर भी शहरों में भी इन लोकगीतों को गाया जाता है।
तो यहाँ पर जो है ये पूरा पाठ खत्म होता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा जो है आपको लोकगीत का महत्व आज और नए तरीके से समझ में आया होगा और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि कैसे जो है लोकगीतों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।